बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के हवाले से। यूज़र डिफाइंड फंक्शन पाइथन में जिस तरह से आम लैंग्वेजेस में 4 तरह के फंक्शन होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 4 तरह के फंक्शंस होते हैं इसमें। और दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पाइथन जो है अगर रिटर्न करता है फंक्शंस की वैल्यू को, तो वो मल्टी वैल्यूज़ भी एज अ टपल जो है वो रिटर्न कर देता है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो होते क्यों हैं, किस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके फिर बाद हम बात करेंगे कि पाइथन में हम किस तरीके से फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, फ़ंक्शन बनाने का मकसद ये होता है, वैसे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर उस वक्त होगा जब मैं आपको एक तो बड़ी एग्जांपल करके बताऊंगा तो ही क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि फ़ंक्शन हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है एक फॉर्मेटेड एक जगह पर एक सही तरीके से खूबसूरत सा लगे। और जो सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो ये है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो रीयूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैलरी का कोई सिस्टम बनाते हो, सैलरी कैलकुलेट करने का अगर हम कोई फंक्शन बना लेते हैं, तो वो बार बार जब भी हमें सैलरी बनानी हो तो हम बार बार वो टाइप नहीं करेंगे 500 या 600 लाइनों का कोड, बल्कि उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होकर काम करके अपना ख़त्म कर देगा। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फंक्शन के बाद रुकी रहेगी। तो अभी मैंने जो बोला है वो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये कि अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो है आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, फ़ंक्शन जो ये आपको पता चल गया कि हर लैंग्वेज में होते हैं और पाइथन में भी होते हैं, और हर लैंग्वेज का कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। तो पाइथन का प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी आप फंक्शन बनाएंगे तो आपने DEF लिखना ज़रूरी है। DEF का मतलब क्या है कि यहाँ पर आगे जो भी नाम आने वाला है वो किसी फंक्शन का नाम है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं fun1, इस फंक्शन का नाम है हमारे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोटोकॉल पाइथन का ये कि आपने इस तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट देना ज़रूरी है। ये कॉलन लगेगा। कॉलन के बाद जो है यहाँ पर आप नीचे जो भी कुछ काम करेंगे वो इसका फंक्शन का काम होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन के लिए कहता हूँ, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए वो करेगा प्रिंट, उसका काम क्या है, हेलो IHI को प्रिंट कर देना है। ओके, तो ये फंक्शन डिफ़ाइन हो गया है। अब इसको कॉल किस तरीके से करना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, कोई आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इसको मैं रन करूँगा, ये देखिए यहाँ पर प्रोग्राम रन हो जाएगा, मगर कोई भी आउटपुट यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया हुआ है। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, मैं लिखता हूँ fun1 और मैंने सिर्फ इस तरह से लिख लिया और यहाँ पर इसको रन करूँगा तो ये देखें हेलो IHI लिखा हुआ आ गया। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि क्या फ़ायदा इतना बड़ा स्टेप करने की। तो क्योंकि अभी आप लोग इनिशियल स्टेज पे, तो जाहिर सी बात है सवाल भी बहुत सारे आपके जहनों में क्रिएट हो गए होंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक लाइन का फंक्शन स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 1000 लाइन का कोई फंक्शन है, तो 1000 लाइनें अगर आपको 2 दफ़ा अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी हो तो आपका कोड 2000 लाइनों का हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे इस फंक्शन को बार बार इस्तेमाल करना हो तो मैं जितनी दफ़ा भी इस्तेमाल करूँ मैं फंक्शन नेम बार बार लिख दूँगा। तो बस मुझे हर मरतबा ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ fun1 लिखा तो ये फंक्शन 4 दफ़ा मैंने लिखा तो 4 दफ़ा कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा पहली टाइप का फंक्शन था जो कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा था और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड टाइप के फंक्शन की। सेकंड टाइप का फंक्शन क्या होता है, जो वैल्यू को रिसीव करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए कोई भी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी, ABC कुछ भी मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट दूँ, नंबर दूँ, आपको पता है पाइथन जो है डेटा के हवाले से डेटा टाइप खुद ही डिसाइड कर लेता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ fun1, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर कहता हूँ कि हेलो IHI, मैं इस जगह पर कहता हूँ कि भाई जो भी कुछ है वो C के अंदर प्रिंट करो, C के अंदर जो भी आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मैं fun1 को दोबारा कॉल करता हूँ और मैं अब हेलो IHI के बजाय क्या करता हूँ 1 2 3 करता हूँ। जिसका फंक्शन ओवरलोडिंग होता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इसकी ज़रूरत इस वजह से नहीं क्योंकि डेटा के हिसाब से खुद ही डेटा टाइप डिसाइड हो रही है। तो जब मैं हेलो IHI लिखूँगा C के अंदर हेलो IHI आएगा और ये प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखूँगा तो उस हिसाब से 1 2 3 प्रिंट कर देगा। ये देखें, जो भी मैंने पास किया वो C के अंदर गया और फंक्शन का काम क्या है कि उसको वो प्रिंट कर दो, बस इतना सा काम है तो उसने कर दिया। आप इस तरीके से कोई कैलकुलेशन का फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं A, B, ठीक है, C भी कर दें। चलें, मैं यहाँ पे कहता हूँ जो भी इसमें नंबर है वो हो जाए, एक फंक्शन है इसका काम क्या है, जो भी नंबर 3 पास किए जाएँ उसको आपस में सम कर दो।
तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर कोई भी अब यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ क्या है, कॉन्केटिनेशन भी हो सकती है। तो इस जगह पर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप जो है अपने इस फंक्शन के अंदर ओनली नंबर को पास करें। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 1, 2, 3, तो 1 जाएगा A के अंदर, B के अंदर 2 चला जाएगा और C के अंदर 3 जाएगा। और फंक्शन का काम क्या है, जो भी इसको वैल्यू मिल रही है उस हिसाब से वो क्या करेगा, इसको सम कर देगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आउटपुट भी बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ कि यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट हैं फंक्शन के अंदर। इसको जो आम प्रोग्रामर्स की ज़बान में आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है या फिर पैरामीटर्स बोला जाता है। फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या हैं या फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, तो आपको जो सही लगे वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज को। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक जगह पर एक एरर मैंने छोड़ दिया है, और एरर क्या है कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स कॉल हो रहे हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पर 2 को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें इस जगह पर क्या हो रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 वेरिएबल्स की है, लेकिन आपने 2 को कॉल किया है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर इसमें नहीं आए तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाए। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरीके से आप असाइन कर सकें, फॉर एग्जाम्पल 0 कर दें। तो अगर जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं गई, पहली वैल्यू को गई A के अंदर, दूसरी वैल्यू गई B के अंदर, अब C के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जा रही है, तो क्या काम करेगा, C के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 को कंसीडर कर लेगा। तो हम इसको अब रन करेंगे तो अब हमारा प्रोग्राम बगैर एरर के चल गया है। ये 1 गया A के अंदर, 22 गया B के अंदर और C के अंदर 0 चला गया, तो इनका सम आ गया है। अगर आप इसको कोई वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू चली जाएगी, वरना जो है वो इसके अंदर यहाँ पर 0 ले लेगा। अगर आप 0 के बजाय कोई 100 कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू C की क्या होगी, 0 होगी। जिस तरीके से C की 0 वैल्यू, ये देखें, जिस तरीके से C को हमने 0 किया, इस तरह से B को भी हम 100 कर सकते हैं और A को भी 100 कर सकते हैं। तो A B C की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। अगर आपने A की, B की या C की वैल्यू नहीं दी तो, वरना जो आप वैल्यू पास करेंगे वो इसको जो है ओवरराइड कर देगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से फंक्शन के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है पास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के फंक्शंस के बारे में। थर्ड टाइप का फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो। तो यहाँ पर हम इस तरह से थर्ड टाइप का फंक्शन क्या होता है, कोई वैल्यू रिसीव नहीं करता मगर वो रिटर्न कर रहा होता है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिटर्न करो हेलो IHI। तो जब भी fun1 को कॉल किया जाएगा ये रिटर्न करेगा क्या चीज़, हेलो IHI। तो मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल के अंदर fun1 की वैल्यू को पास कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट करो x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या है, इसने क्या करा, रिटर्न किया है, और x यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। रिटर्न जैसे ब्रेक होता है, देखें हेलो IHI आ गया। जिस तरीके से ब्रेक होता है, ब्रेक क्या काम करता है कि लूप को टर्मिनेट कर देता है, नीचे जो भी कोई प्रोसेस होगा उसको वर्क नहीं करने देता। बिल्कुल इसी तरीके से रिटर्न होता है, रिटर्न फंक्शंस को टर्मिनेट करता है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल होता है फंक्शंस के अंदर। जहाँ पे भी फंक्शन में रिटर्न आ जाएगा, फंक्शन उसी जगह पर टर्मिनेट हो जाएगा। नीचे अगर आपने कोई भी लाइन लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, चाहे आपने कोई कैलकुलेशन कराई हो या कुछ भी प्रिंट कराया हो। रिटर्न आएगा तो आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। ये अपने जहन में बिठा लिया ये बात। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कहा है भाई कि भाई हेलो IHI को रिटर्न कर दो। रिटर्न कहाँ पे जाएगा, fun1 के अंदर जाएगा। और अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करवाते, ये फंक्शन जो है मेरा, इसके अंदर ऐसे ही पास लिख दे रहा हूँ, मैंने कि कुछ भी इसमें काम नहीं हो रहा है। तो fun1 के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा कि fun1 के अंदर x के अंदर जो है वैल्यू स्टोर करो fun1 की। तो अब ये कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो नन आएगा इसके अंदर, x के अंदर, और नन जो है हमें मिल गया, यानी कि कुछ भी इसको नहीं इसने रिटर्न किया है। तो ये पास जिस तरीके से आप लूप के अंदर इसमें लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन आपने डिफ़ाइन तो कर दिया है मगर फंक्शन की वर्किंग क्या है वो आपने डिफ़ाइन नहीं की है। तो ये एक एरर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर पास लिखा था। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम फोर्थ टाइप के फंक्शंस के, अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। नाम वही हम रख सकते हैं, fun1 ABC x y कोई भी नाम रख लें। मैं यहाँ पे कहता हूँ A, B, इसकी रिटर्न रिसीव कर रहा है वैल्यू, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है A + B, यानी कि A और B जो भी वैल्यू आप इसमें पास करें वो उसको सम करके दे रहा है।
तो अब आप क्या काम करेंगे, आपने यहाँ पर कहा कि अभी मैं करूँगा तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि देखें रिटर्न तो कर रहा है ए बी की वैल्यू, लेकिन ए बी के अंदर वैल्यू हमने असाइन नहीं की है। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर दें काम, तो अब क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से फंक्शन लिखूँगा तो वैल्यू ये देखें, मैं अब एक्सरसाइज भी एक तरह से हो गई। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आएगा 2। रन करके देख लेते हैं ये कैसे आ गया 2। इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। इस वजह से आया कि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं देंगे तो ए के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिया हुआ है, बी के अंदर भी 1 दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आप इसके अंदर 5,6 कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 रिप्लेस हो जाएगा 5 के साथ, और ये बी की वैल्यू भी रिप्लेस हो जाएगी 6 के साथ। अब नीचे आएगा ए और बी की वैल्यू को सम करेगा और रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू x के अंदर आ जाएगी और प्रिंट कर देगा x की वैल्यू को। तो ये देखें यहाँ पर ये इस तरीके से 11 आ गया। तो ये हमारा चौथी टाइप का फंक्शन था जो देखें वैल्यू को रिसीव भी कर रहा है और वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है। ये हमारा चौथी टाइप का फंक्शन था। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 तरह के ही फंक्शन होते हैं और उसके अलावा और जो है क्या नाम है फंक्शंस और तरह के नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो है एक और भी चीज़ है लैम्डा नाम की, वो मैं आपको बताऊंगा लैम्डा क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और चीज़ जो मेरे जहन में अभी आई वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसमें a, b भी कर सकते हैं। तो a, b क्या होगा कि ये एज आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने टपल पढ़ा हुआ है। टपल क्या होता है, ये अगर मैं इस तरह से a, b करूँगा या मैं इस तरह से करता हूँ 3, 4, 6 ओके 7, 11 मैंने इस तरीके से लिखा। मैंने कहा रिटर्न करो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वक्त में एक वैल्यू रिटर्न होती है सिवाय पाइथन के अंदर। पाइथन में आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर पास करेंगे, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेता हूँ और ये थर्ड टाइप का फंक्शन बनाता हूँ क्योंकि ये चीज़ समझानी मुझे। अब फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है, ये थर्ड टाइप वाला फंक्शन है। फोर्थ टाइप में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। सही, ये टाइप के ऊपर मत जाएगा, हमने अपने हिसाब से खुद ही इसको जो है क्लासीफाइड किया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि रिटर्न करो क्या 3, 4, 6, 7, 11। तो x के अंदर क्या आ जाएगा, एज अ टपल आ जाएगा और x की वैल्यू एज अ टपल यहाँ पर आ गई है। अगर आप चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, आप कहते हैं a1 के अंदर स्टोर हो जाए, a2 के अंदर स्टोर हो जाए, a3 के अंदर, a4 के अंदर। सही है। अभी मैं इसको रन करूँगा और मैं इसको बोलता हूँ कि रन करो और a2 की वैल्यू बताओ। तो अभी मैं रन करूँगा तो इस जगह पर क्या होगा एक अदर 1, 2, 3, 4, 5 और एक अदर एरर आएगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है कितनी वैल्यूज़ को, 5 वैल्यूज़ को। लेकिन हमने बराबर में वेरिएबल कितने रखे हुए हैं, 4 रखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 के अंदर a1 के अंदर 3 चला जाएगा, a2 के अंदर 4 चला जाएगा, a3 के अंदर 6 चला जाएगा, a4 के अंदर 7 चला जाएगा। लेकिन ये 11 कहीं नहीं जा रहा होगा तो एरर आ जाएगा। ये देखिए, तो आप यहाँ से एक इस तरह से कर लें। चलें अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर 4 वैल्यूज़ जो है चली गई और यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। क्यों? क्योंकि ये a2 के अंदर दूसरी वैल्यू जाकर स्टोर हो रही है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप मैं इसको यहाँ पर से सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिर सही है। अगर मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर वो इसको खुद ब खुद चाहे मल्टी वैल्यू इसको खुद ब खुद एज अ टपल ले लेगा और इसको टपल की वैल्यू में एज अ इस तरीके से आ जाएगी। अब आप टपल की वैल्यू आपको पता है किस तरीके से प्रिंट होती है। आप 1, 2, 3 करके भी वैल्यूज, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या होगा 6 होगा तो 6 आ गया। तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करेंगे लैम्डा के ऊपर। ओके, तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, स्मॉल में सब कुछ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ a, b कॉलन a मल्टीप्लाई बाई b, कोई भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम जो आपका एक स्टेटमेंट का फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, मैं भी एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो अगर कोई एक स्टेटमेंट का काम अगर आपका हो तो उसके लिए फंक्शन ना बनाएं, पाइथन बोल रहा है, पाइथन कह रहा है आप उसके लिए लैम्डा को बनाएं। तो लैम्डा क्या होता है? आप लैम्डा का सिंटैक्स आपने लैम्डा का कीवर्ड यूज़ किया, उसके आगे आप जितने मर्जी चाहे वेरिएबल दें। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं,
उसके बाद कॉलन आएगा और कॉलन के बाद क्या बोल रहा है कि आप जो भी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, प्लस कराना चाह रहे हैं, एबीडी को मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, या जो भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी एक लाइन क्यों, लेकिन स्टेटमेंट एक से ज़्यादा नहीं, जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर क्या होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगी। और जहाँ भी इस x को कॉल किया जा रहा हो, x मतलब मैं फन 1 कर देता हूँ, ओके, जहाँ भी फन 1 कॉल हो रहा होगा वो यहाँ पर ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करा के आ सकती हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ आई वेरिएबल एक बनाया I1 इज इक्वल टू फन 1, ओके, मैं कहता हूँ कि 2,3 I2 इज इक्वल टू फन 1 3,4, प्रिंट करो I1, I2। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू देखें, यहाँ पर 6 और 12 आ गई, 2 3 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हुआ। आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, उसी हिसाब से आउटपुट जनरेट होगा। तो ये लैम्डा था। मेरे ख्याल से फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटी सी और एग्जांपल भी बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ 5-6 लाइनों का। आप लोगों को प्राइम नंबर का पता है, प्राइम नंबर का मैंने प्रोग्राम वाइल की शायद क्लास में कराया हो, और अगर नहीं कराया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा भी। प्राइम नंबर वो एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में से डिवाइड होता है, बाकी और किसी टेबल में वो नहीं आता। यानी कि 2 अगर 7 में बोलता हूँ प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 2 से लेकर 6 तक मैं लूप चलाऊंगा और उसमें हर नंबर से डिवाइड करूँगा। अगर वो डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर है या नहीं है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो मैं फंक्शन बनाता हूँ DEF, आपको पता है कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने का। फंक्शन का नाम मैं क्या लिखता हूँ, इस प्राइम नंबर कर देता हूँ, ओके, और इसके अंदर नंबर जो भी आएगा वो वैल नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ I इज इक्वल टू 2, लूप चलेगा 2 से, वाइल मैं कहता हूँ वैल I लेस देन वैल कॉलन, यानी कि वो लूप उस वक्त तक चलो जब तक I की वैल्यू छोटी है वैल से। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर वैल जो है यानी कि जो नंबर इनपुट हुआ है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए किससे, I से, तो क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और एल्स की सूरत में क्या काम करो, एल्स की सूरत में I की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर दो। तो यानी कि अगर डिवाइड नहीं होगा तो I की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। उसके बाद क्या हो, जब लूप ख़त्म होगा, लेकिन टैब का ख्याल रखिएगा भाई आप लोग। मैं कोड इसी वजह से शेयर नहीं करता कि आप लोग इसको फुल टाइम बनाने की कोशिश करें। अगर आपका एरर में एक दिन भी लग रहा है तो वो एक दिन जो है आप उसको ज़ाया मत समझिएगा, उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसको ज़रूर देखिएगा, टैब्स का ख्याल रखिएगा। देखें अब ये यहाँ पर जो टैब आया है इसका मतलब क्या है कि वो वाइल के बाहर है। अगर मैं यहाँ अंदर कर दूंगा इसको तो इसका मतलब क्या होगा, वाइल के अंदर आ जाएगी स्टेटमेंट। तो अब हमें वाइल के बाहर की कंडीशन देनी है। तो वाइल लूप के बाहर मैं कहता हूँ कि अगर I और वैल दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि लूप पूरा चला है और किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो रिटर्न करो क्या चीज़, ट्रू रिटर्न कर दो, यानी कि ये लूप हमारा ये प्राइम नंबर होगा जो भी इनपुट हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट करो इस प्राइम नंबर जो कि मेरा फंक्शन है, और इसके अंदर क्या प्रिंट कर दो, इसके अंदर कर दो 100, बताओ मुझे प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख देता हूँ 100, ताकि हमें आउटपुट जो इनपुट है उसका आउटपुट भी पता चल जाए। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 100 का बताओ मुझे, 7 का बताओ मुझे, 13 का बताओ मुझे, और 9 का बताओ मुझे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। सॉरी, मैंने सबों में 100 पास किया हुआ तो इस वजह से सबों को इसने फॉल्स कर दिया। ओके, तो मुझे यहाँ पे भी नंबर देना होगा कि 7 जाएगा कहाँ पर, इस वैल के अंदर, और उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं पास करूँगा 13 और ये नीचे पास करूँगा मैं 9। इसको रन करूँगा मैं। रन करने पर देखिए हमें आउटपुट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। 100 फॉल्स सही कह रहा है, ये 7 ट्रू सही कह रहा है, 13 ट्रू सही कह रहा है, 9 फॉल्स सही कह रहा है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये फंक्शन मैंने एक दफ़ा बना लिया ना इस प्राइम नंबर, देखिए इतना सारा काम था। अब अगर मुझे 100 के लिए प्राइम नंबर चाहिए होगा तो मैं हर मरतबा ये कोड नहीं लिखूँगा। 7 के लिए अगर चाहिए होगा तो हर मरतबा कोड नहीं लिखूँगा। 13 के लिए भी कोड नहीं लिखूँगा, 9 के लिए भी कोड नहीं लिखूँगा। मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूँगा, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दे देगा और उसके हिसाब से हम काम कर सकेंगे। अभी मैं आप लोगों को पाइगेम वगैरह कराऊँगा तो और ज़्यादा फंक्शन की एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो जाएगी।
तो फंक्शंस आप लोगों ने अच्छे से मैंने कोशिश की कि समझा सकूं जितना हो सके, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो मुश्किल होता है सिखाना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश पूरी की कि सही से आप लोगों को सिखा सकूं। अब हम जो है बात करेंगे फंक्शन सीखने के बाद मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स भी हमारा रीयूज़ होने वाली काम है। मिसाल के तौर पर मैं एक मॉड्यूल किस तरीके से बनता है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पाइथन की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि my.ii, ठीक है, इस फाइल का नाम है my.ii। और इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने ये जो मैंने अभी फंक्शन बनाया जो भी आप लोगों को थोड़ा सा समझाया भी है मैंने, इसको कंट्रोल X करके कॉपी करा मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, और से समझना आप लोग, my.ii की फ़ाइल बनाए, इसके अंदर मैंने ये फंक्शन ले जाकर रख दिया है। मैं इसको my.ii को रन करूँगा तो कोई भी आउटपुट नहीं, क्योंकि फंक्शन डिफ़ाइन है, कॉल नहीं हो रहा। कॉल कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे कॉल हो रहा है दूसरी फाइल के अंदर। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर एरर आ गया, क्यों, क्योंकि इस प्राइम नंबर जो वो इस फाइल के अंदर डिफ़ाइन नहीं है। अब आप चाहते हैं कि अपने इस मॉड्यूल यानी my.ii के मॉड्यूल के मेथड को कॉल कर सकें अपनी इस फाइल क्लास 8C के अंदर, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। सिंपल, आपने लिखा इंपोर्ट, आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, my.ii, ये फाइल का नाम। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं my.ii डॉट, तो इस प्राइम नंबर उसके जितने भी मेथड होंगे इस मॉड्यूल के अंदर, जितने वेरिएबल्स होंगे वो आप सब कॉल कर सकते हैं। आप इसको छोटा नाम भी दे सकते हैं, आप कहते हैं एज एक्स कर देता हूँ। ओके, एक्स डॉट जहाँ जहाँ भी मुझे इस प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी मैंने x के ज़रिए, जो कि मेरी खुद का मॉड्यूल है, उसके प्राइम नंबर को कॉल करूँगा। अब मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने का जब कॉल किया तो वो कॉल भी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के रूप में मैं कहता हूँ कि ABC एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि नन है। ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट करो x डॉट ABC, जो देखें f का मतलब फंक्शन है, ABC का मतलब है ये जो है आपका वेरिएबल, ABC की वैल्यू प्रिंट करो। तो मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर नन आ गया। आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, x डॉट ABC इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप इसको रन करेंगे तो नन जो है रिप्लेस हो गया किससे, 1 2 3 4 5 के साथ। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये था मेथड, मॉड्यूल्स वगैरह। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्राई कैच के हवाले से। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्राई कैच क्या होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट करो ए को। ओके, रन किया मैंने इसको तो यहाँ पर आ गया A इज़ नॉट डिफाइंड। तो A इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर A को आपने डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, अब ये प्रोग्राम रन हो गया सही सही। तो कभी भी इस तरह की कोई एक्सेप्शन आ जाए आपके प्रोग्राम में, क्योंकि एक्सेप्शन जो होती है वो लाजमी आती है प्रोग्राम में, कि नेटवर्क अगर से आप एक्सेस करें, डेटाबेस को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो इस तरह की बहुत सी एक्सेप्शंस वगैरह आती हैं प्रोग्रामर्स के पास। तो इसको हैंडल करने के लिए जो आपको ट्राई कैच का जो मेथड मिलता है वो पाइथन में किस तरीके से मिलता है, आप उसको जो है जो भी जिसमें आपको डर हो कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, आप ट्राई का कीवर्ड लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और जो काम भी आपने लिखना है वो आप इसमें लिख दें। ठीक, और नीचे आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं एक्सेप्ट करें, ठीक है, जो भी हो प्रिंट कर दो एरर, मतलब कोई एरर है या कोई, अच्छा एक्सेप्ट के बाद भी कॉलन आएगा। तो यहाँ पर इसको अभी तो मैंने हार्ड कोडेड एरर को रखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है इसके अंदर जो है एक्सेप्शन आती है। मैं भी आपको जब डेटाबेस कराऊंगा तो आपको सही से समझ में ये चीज़ आ जाएगी। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या होगा, एरर जनरेट कर देगा और बोलेगा कि यहाँ पर ए जो है वो डिफाइन एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने इसको ट्राई के अंदर लिख दिया है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली देखिए पूरा कंपाइल हो गया, रन हो गया, और जो है क्या नाम है क्रैश हमारा कोड नहीं हुआ, सही सही चल गया।
तो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने हमारे जो कोड में एरर था, एक्सेप्शन थी जिस जगह पर, हमने उसको रख दिया है एक ट्राई के बॉडी के अंदर। वैसे तो इसमें आप एक्सेप्शन नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो है एक्सेप्शन जो इसका नाम उठा लेता हूँ, क्या एरर था मैं इसको हटा देता हूँ, एक्सेप्शन नेम में उठा लेता हूँ। क्या नाम है इसका, नेम एरर नाम है। ओके, एरर का नाम क्या है, नेम एरर। ओके, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये आ गया हमारा कोड। मैं यहाँ पर कंट्रोल C किया, स्पेस देके एरर का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली चल जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, होगा ये कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ नेम एरर के एक्सेप्शन को पकड़ेगा और किसी एरर को ये इग्नोर करेगा। और इग्नोर करने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा एरर या बग्स आ गया या कोई भी एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम आपका अगेन क्रैश हो जाएगा। वो कैसे होगा कंट्रोल, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इस एरर को तो खैर वो पकड़ लेगा ये एक्सेप्शन, लेकिन अब आगे बढ़ता है वो। अच्छा, जब आगे बढ़ेगा तो आगे यूँ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही एक्सेप्शन को पड़ेगा, जो भी पहली एक्सेप्शन होगी उसको। तो हम इससे ऊपर एक्सेप्शन एक दे देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड बाई 2 कर 0 कर देना। तो a की जो भी वैल्यू उसको डिवाइड करो किससे, 0 से। तो ये एक और एक्सेप्शन है, वो कौन सी एक्सेप्शन है, वो डिवाइड बाई 0 की एक्सेप्शन है। तो अब यहाँ पर जो है देखें, ये देखें, तो अब यहाँ पर आप इसको कंट्रोल C करके इधर भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो और आगे भी बढ़ा के एक्सेप्शन लिख सकते हैं, स्पेस। ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पर कंट्रोल C, कंट्रोल V, एरर 2, एरर 1, या जो भी एक्सेप्शन का हम नाम देना चाह रहे हो कर लें। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसने इस वाले एक्सेप्शन को पकड़ लिया है। तो जो एक्सेप्शन, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट करो C को या C को, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होगा, जो पहली वाली एक्सेप्शन है उसके पास नहीं आया, क्योंकि पहले एक और उससे एक्सेप्शन आ गई थी और प्रोग्राम आपका यहाँ पर चला गया था। और ये जो नेम एरर वाला मसला था ये अपनी जगह पर ही रहा। तो अब अगर कोई इस तरह का कोई केस हो कि आपके पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आने का डर हो, या आपको पता हो कि भाई पाइथन तुम खुद ही कंट्रोल करो, जो भी एरर है उसको खुद ही हैंडल करो, तो उसके लिए वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था। आप एक्सेप्शन नेम ही नहीं लिखें और यहाँ पर एक्सेप्ट करके इस तरह से लिख दें, तो जो भी इसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सेप्शन आएगी, लेकिन पहली एक्सेप्शन, तो वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो इसके साथ एल्स भी इस्तेमाल होता है, फाइनल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो मैं आपको अभी, आप लोग इसमें परेशान हो जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ इसी तरीके से समझ लें। आगे हम इसको अभी डिटेल में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला और चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी कोड में आपको डर हो इस बात का कि एक्सेप्शन आ सकती हो, तो आप उसको ट्राई के अंदर लिख सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, ट्राई के बाद कॉलन आएगा, उसके बाद टैप करके आप वो कोड लिखेंगे और फिर एक्सेप्ट करके कॉलन करके जो भी आपने काम करवाना हो, प्रिंट करवाना हो या अगेन कुछ काम करवाना है, किसी को मैसेज भेजना हो या कोई ईमेल करनी हो, तो वो काम आप करवा सकते हैं, वो आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये हमारा था ट्राई और एक्सेप्ट वाला काम। और मेरे ख़्याल से आज तक की क्लास के लिए इतना ही है काफ़ी। और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा। और अगर किसी के पास इसके कॉन्सेप्ट नहीं हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा आप लोग सही से कर लेंगे ऊप प्रोग्रामिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।